नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम ऊतक पढ़ रहे थे। टिश्यू के बारे में सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टिश्यू शब्द जो है इसका अर्थ है संरचना या बनावट। ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए ज़ेवियर विशेट, एक असेंबली में उन्होंने टिश्यू शब्द के बारे में बताया। इसके बाद हमने देखा कि जो टिश्यू है इसको किस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो औतिक या ऊतक विज्ञान, जिसे हिस्टोलॉजी बोला गया था। हिस्टोस का अर्थ क्या था, तो संरचना या बनावट, या सामान्य भाषा में उसको ऊतक ही बोला जाता है, और लोगोस का अर्थ था अध्ययन। इसके अलावा हमने देखे कि ऊतक जो है वो पादप ऊतक और जंतु ऊतक में हमने डिवाइड किए। दो प्रकार के थे। पादप ऊतकों में हमने बात करी विभजोतक, विभाजित होने वाले ऊतक, और दूसरे थे स्थायी ऊतक। जब हमने पादपों की बात करी तो पादप होते हैं स्वयंपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग ऊतक इसमें बने हुए हैं, जैसे कि मृदुतक है, स्थूल कोणोत्तक है और दृढ़ोत्तक है। ओके, जाइलम फ्लोएम है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ ऊतक हैं जो बार बार इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि करते हैं, जिनको हमने शुरू किया। क्या बोला जाता है? विभजोतक उन्हें बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन्हें बोला जाता है। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमने पढ़े तो सबसे पहले तो हमने इसका अर्थ देखा। इसका अर्थ क्या था? विभाजित होने वाले ऊतक, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए इनको बोला गया क्या? क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि कर रहे थे, तो वृद्धि कारक ऊतक बोला गया इनको। और इनका जो उत्पत्ति हुई है वो एक शब्द मैरी जैन से हुई है, जिसका अर्थ है टू डिवाइड या विभाजन करना। हमने इनका पहला टाइप देखा उद्भव के आधार पर, प्राक विभजोतक, प्रोमेरिस्टेम, प्राथमिक विभजोतक और द्वितीयक विभजोतक। जब हमने प्राक विभजोतक या प्रोमेरिस्टेम की बात करी तो हमें पता चला कि ये पादप की भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, अर्थात बीज में उपस्थित होते हैं। बीज के प्रांकुर और मूलांकुर से तने और जड़ का ये निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने देखा प्राथमिक विभजोतक या प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राक विभजोतक को ही बाद में प्राथमिक विभजोतक बोल दिया जब वह पौधा बन चुका है, मतलब पूरे डिवाइडेशन हो चुका है प्रांकुर और मूलांकुर में, और वो क्या बन चुका है? अब पौधा बन चुका है। तब उसमें कौन से विभजोतक हो गए? प्राथमिक विभजोतक। ये पूरे जीवन भर या पूरे जीवन काल में रहते हैं एक पेड़ के। साथ ही शीर्षस्थ और अंतर्वेशी प्राथमिक विभजोतक के उदाहरण थे। ओके, दूसरा हमने देखा द्वितीयक विभजोतक। ये कब आते हैं? जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने विभाजन की क्षमता खो दे और क्या बन जाए? परमानेंट टिश्यू बन जाए, स्थायी ऊतक। परंतु इस परमानेंट जो ऊतक हैं, जो स्थायी ऊतक हैं, इनमें वापस से विभाजन की क्षमता आ जाए, वापस से क्या बन जाए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसको बोला गया था सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। तो जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक वृद्धि के टाइम पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार होते हैं वो कौन से थे? वो थे अपने द्वितीयक विभजोतक या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसमें कौन कौन से थे? तो हमने उदाहरण देखे थे। सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है? तो ये पार्श्वीय विभजोतक ही होते हैं। पार्श्वीय विभजोतक जो होते हैं फर्दर डिवाइड होकर तने की मोटाई, जड़ की मोटाई को बढ़ाते हैं। उदाहरणों की बात करी तो हमने काग एदा, कॉर कैम्बियम देखा, इंटरफेसिकुलर अंतरपूलीय एदा देखी, मूलीय एदा देखी, रूट कैम्बियम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज इसका सेकेंड टाइप हम देखेंगे, जो है स्थिति के आधार पर। तो देखिए, स्थिति के आधार पर भी इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्थिति मतलब कि पौधे में किस किस स्थिति पर पाए जाएंगे, कौन कौन सी जगह पर ये पाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले थे शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभजोतक या एपिकल मेरिस्टेम, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे थे अपने पार्श्वीय, पार्श्वीय या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरे थे अपने अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, अंतर्वेशी, कहीं कहीं पे इनको अंतर्विष्ट भी बोला जाता है, इंटरकैलरी। ये थे स्थिति के आधार पर विभजोतकों के प्रकार। देखिए, शीर्षस्थ विभजोतक की मैं बात करूं तो एक बार आप उद्भव के आधार पर जो मैंने पढ़ा है उसको याद कीजिए। कौन थे ये प्राथमिक विभजोतक थे। तो पहला पॉइंट तो आप यही याद रखिए कि ये कौन से हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। ओके, पौधे की पादप, जो पादप है पौधे की, जो बाल्यावस्था में बोल लूँ, या जो पादप जब छोटा है तभी शीर्षस्थ विभजोतक उसमें पनपने लग जाते हैं, तो इनको क्या बोल दिया गया? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष पर होते हैं, तने के शीर्ष पर। तने का शीर्ष बढ़ रहा है ऊपर की साइड, तो किसकी वजह से? शीर्षस्थ विभजोतक के कारण। अगर रूट का जो शीर्ष है, रूट का जो टिप वाला भाग है, टॉप जो है उसका, वो अगर आगे वृद्धि कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है? शीर्षस्थ विभजोतक के कारण कर रहा है। शाखाओं के शीर्ष पर शीर्षस्थ विभजोतक पाएंगे।
पत्तियों के शीर्ष पर कोई पत्ती है, इस तरह से कोई लीफ है, तो इसके यहाँ पर भी कौन से पाए जाएंगे, शीर्षस्थ विभजोतक पाए जाएंगे। तने की बात करूँ तो तने के भी टिप पर शीर्षस्थ विभजोतक। इसका मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, शीर्ष भाग पर। देखो स्थिति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो स्थिति के आधार पर पढ़ें तो सबसे पहले देखें कि किस स्थिति पर ये पाए जाते हैं, तो शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, ये प्राथमिक विभजोतक है, शीर्ष पर पाए जाते हैं, और मैंने बताया कि किसी भी पत्ती है उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, किसी भी मूल है उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। इनका काम क्या है, लंबाई बढ़ाना। तो देखो तीन चीज़ है, इनको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राथमिक विभजोतक बोला जाता है, दूसरा शीर्ष पर पाए जाते हैं, और तीसरा क्या इनका काम है, लंबाई बढ़ाने का काम है। किस किस के शीर्ष पर पाए जाते हैं, तो अभी हमने बोला तने के शीर्ष पर, जड़ों के शीर्ष पर, शाखाओं के शीर्ष पर और पत्तियों के शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए इसमें। इसके बाद देखिए पार्श्वीय विभजोतक या लेटरल मेरिस्टेम आते हैं। पार्श्व से याद रखिए परिधि, पार्श्व से क्या याद रखेंगे, परिधि, मतलब कि ये परिधि पर पाए जाते हैं। पहली बात इनकी बात करूं तो क्या थे ये, देखिए उद्भव के आधार पर वापस याद कीजिए, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या द्वितीयक विभजोतक के प्रकार के विभजोतक हैं। ओके, स्थिति के आधार पर बात किया तो पार्श्वीय बोल दिया, उद्भव के आधार पर बोला तो द्वितीयक विभजोतक। कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये भी आपके तने एवं जड़ों पर पाए जाते हैं। देखिए ये पत्तियों पर नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाएंगे, पत्तियां, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पार्श्वीय विभजोतक का देखिए मैं तीसरा काम लिखूंगा, आपके समझ में आएगा, ये मोटाई में वृद्धि करते हैं। क्या पत्तियां कभी मोटी होती हैं, नहीं होती हैं, है ना, तो जब ये मोटाई की ज़रूरत ही नहीं है पत्ती में, तो पार्श्वीय विभजोतक उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो ये तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें कितनी मोटी मोटी होती हैं, है ना, आपने उनके तने देखे होंगे कितने ज़्यादा मोटे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, पार्श्वीय विभजोतक या लेटरल मेरिस्टेम के कारण होते हैं। तो ये मोटाई में वृद्धि करते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं। ओके, पार्श्व में पाए जाते हैं, मैं बोल दूं परिधि पर पाए जाते हैं। किसकी परिधि, जड़ों की परिधि और तने की परिधि, तो ये परिधि पर पाए जाते हैं। मोटाई बढ़ाते हैं, जड़ और तने में पाए जाएंगे, और द्वितीयक विभजोतक प्रकार के ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर उद्भव के आधार पर पूछा जाए आपको तो इनको क्या बोलेंगे, पार्श्वीय विभजोतक को द्वितीयक विभजोतक प्रकार के विभजोतक ऊतक, है ना, विभाजन करने वाले ऊतक। ओके, दूसरा देखिए मैंने बोला परिधि पर पाए जाते हैं। एक बार आप सपोज कीजिए कोई पेड़ है, उसकी जो परिधि होगी, उसके तने की परिधि होगी, वो कैसी होगी, गोल होगी या बेलनाकार होगी। जड़ कैसी होती है, उनकी जड़ की परिधि कैसी होती है, गोल होती है या बेलनाकार होती है। तो ये जो पार्श्वीय विभजोतक है ना, इनका आकार भी बता दिया जाता है कि ये कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ओके, तभी तो परिधि बना पाएंगे, तो बेलनाकार होते हैं, तने और जड़ की परिधि पर पाए जाते हैं। द्वितीयक प्रकार के विभजोतक इनके उदाहरण हैं। देखिए पार्श्वीय विभजोतक 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, उद्भव के आधार पर प्राथमिक और द्वितीय। क्योंकि एक छोटा सा जो पादप है, जो पौधा है, उसका तना या उसकी जड़ इतनी मोटी नहीं होती है, इस वजह से पार्श्वीय विभजोतक का वहाँ ज़्यादा काम नहीं होता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। पर लेकिन जब द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसी भी पादप में, तो आपने देखा होगा पादप के तने की मोटाई, जड़ों की मोटाई कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब उस टाइम पार्श्वीय विभजोतक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर क्या कहा जाता है, द्वितीयक प्रकार के विभजोतक। ओके, अगर सवाल पूछ लिया जाए द्वितीयक प्रकार के विभजोतक कौन से हैं, तो पार्श्वीय विभजोतक हैं। इसके बाद आता है इंटरकैलरी या अंतर्वेशी। देखिए इंटरकैलरी या अंतर्वेशी को समझिए। इंटर से याद रखना आप इंटरनोड, क्या याद रखेंगे, इंटरनोड। और जब आपने इंटरनोड याद किया तो एक और याद रख लीजिए, नोड। तो ये जो अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये इंटरनोड और नोड पर पाए जाते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटरनोड को बोला जाता है पर्व संधि। अभी बताता हूं मैं पर्व संधि क्या है, पर्व संधि। ओके, और नोड को बोला जाता है पर्व। देखिए मान लीजिए ये कोई तना है किसी भी पादप का, या ये शाखाएं निकल रही हैं उससे। ओके, ये क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं। क्या होता है कि इन शाखाओं से
ये कोई पत्ती निकल रही है, इधर एक पत्ती और एक इधर ये पत्ती बन गई, ये लीजिए, है ना। इस साइड में भी और इस साइड में भी कोई, मैं थोड़ी छोटी बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कोई तना था, उससे शाखाओं से क्या निकल रही हैं, पत्तियाँ। तो नोड उस जगह को कहा जाता है जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं। नोड कौन सी जगह को कहा जाता है, जहाँ से ये पत्तियाँ निकल रही हैं। इन जगह को, इन स्थानों को क्या कहा जाता है, नोड या पर्व। तो ये पर्व पर पाए जाते हैं अंतर्वेशी। इसका मतलब पत्तियों को उगाने के लिए जिम्मेदार अगर पूछा जाए कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, अंतर्वेशी विभजोतक हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्व संधि पर दो एकांतर पत्तियां, देखिए एक इधर है और दो दूसरी इधर है, इसके साइड वाली नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों एकांतर पत्तियों के जो ये बीच का स्थान है, इसको बोला जाता है पर्व संधि। दो एकांतर पत्तियां, ये कोई तना है या ये मान लीजिए कोई ब्रांच है, कोई शाखा है, ये वाली शाखा मैंने इस तरह से ले ली, यहाँ से एक पत्ती निकल रही है और एक यहाँ से निकल रही है, तो इनके बीच का जो ये स्थान है, ये क्या कहलाता है आपका, इंटरनोड या पर्व संधि कहा जाता है इसको। तो पर्वों पर जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं और पर्व संधि पर कौन से पाए जाते हैं, अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और देखिए चूंकि ये पूरे पेड़ में नहीं पाए जाते, ये पूरे पादप में नहीं पाए जाते, एक बार सोच के देखिए, अगर ये पूरे पादप में पाए जाते तो मैंने कहा ही पत्तियां उगाने के लिए जिम्मेदार है, तो पूरे पादप में पत्तियां हो जाती, ये पूरे के पूरे तने के अंदर पाए जाते, यहाँ से लेकर के और पूरे में पाए जाते, तो इसमें पूरे में पत्तियां ही पत्तियां होती, तना बनता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके इंटरनोड और नोड पर, सिर्फ इंटरनोड और नोड पर ये पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जितने भी शीर्षस्थ विभजोतक, पार्श्व विभजोतक या आगे आने वाले जितने भी हम ऊतक पढ़ने वाले हैं, उन सभी के बीच में पाए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या कि ये पर्व संधि और पर्व पर पाए जाते हैं, और दूसरा ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं, ऊतकों के बीच पाए जाने वाले विभजोतक हैं ये। ओके, क्या करते हैं, ये पत्तियों का निर्माण करते हैं, पत्तियों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में, एक बार देख लीजिए वापस, शीर्षस्थ विभजोतक शीर्ष बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, जड़ तने शाखा पत्तियों की लंबाई बढ़ाएंगे, उनके टॉप पर होंगे ये। ओके, इसलिए इनको क्या बोला गया, एपिकल या शीर्षस्थ, प्राइमरी प्रकार के विभजोतक हैं। दूसरे आते हैं पार्श्वीय, ये द्वितीयक प्रकार के विभजोतक हैं, तने और जड़ में पाए जाएंगे, मोटाई को बढ़ाएंगे, और कहाँ पाए जाएंगे, परिधि पर। और चूंकि आप जानते हैं तना और जड़ जो है वो गोल या बेलनाकार होती हैं, तो इनका भी आकार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तीसरे आते हैं आपके अंतर्वेशी या इंटरकैलरी, ये ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधि पर पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, पत्तियों का निर्माण करते हैं। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर कौन से पौधों में पाए जाते हैं, तो जिनमें पत्तियां ही उगती हैं, जिनमें तनों का निर्माण नहीं होता। याद कीजिए ऐसे कौन से पौधे, अरे ऐसे पौधे हैं घास। घास कैसी है, क्या घास में आपने कभी तना देखा है, होता ही नहीं है, तो ये घास कुल के पौधों में पाए जाते हैं, घास कुल के पौधे। ओके, कहाँ पाए जाएंगे, घास कुल के पौधों में ये पाए जाते हैं, अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके क्या, स्थिति के आधार पर विभजोतकों के प्रकार। अब बचता है कार्य के आधार पर। तो देखिए अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जो था कार्य के आधार पर विभजोतकों के प्रकार। तो देखिए कार्य के आधार पर इन्हें अधित्वक, भरण विभजोतक और प्राक एधा कहा जाता है। अधित्वक का मतलब इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। ओके, भरण विभजोतक को बोला जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और प्राक एधा होती है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको पार्श्वीय विभजोतक पढ़ाया था, उसमें एक पॉइंट और आप मेंशन कीजिए कि पार्श्वीय विभजोतकों को ही कैम्बियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्वीय विभजोतकों को कैम्बियम कहा जाता है। यहाँ से इसको अपन स्पष्ट करेंगे। ओके, देखिए कार्य के आधार पर पहला है अधित्वक या प्रोटोडर्म। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटो, नॉट प्रो, प्रो नहीं है, ये पूरा शब्द क्या है, प्रोटो। प्रोटो का मतलब आप याद रखिए प्रोटोटाइप, क्या याद रखेंगे, प्रोटोटाइप। इसका मतलब ये प्रोटोटाइप बनाता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी बिल्डिंग का प्रोटोटाइप बना के आपने रख लिया, मतलब कि उसके एक आदर्श छोटा सा आपने उसका एक जो भी चित्र है या कुछ भी बना करके रख लिया कि इस प्रकार की बिल्डिंग बनेगी। ओके, तो ये क्या है, प्रोटोटाइप, कि पौधे की स्ट्रक्चर क्या बनेगी,
पौधों में जड़ है उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, शाखाओं की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये कौन डिसाइड करेंगे, तो अधित्वक करेंगे। और देखिए डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है, त्वचा। डर्म का मतलब क्या होता है, त्वचा। मतलब देखिए डर्म आप याद रखिए डर्मिकूल से, डर्मिकूल पाउडर आता था, उसका मतलब क्या था, उसमें जो डर्मी शब्द था या डर्म शब्द था उसका मतलब था त्वचा, और कूल मतलब ठंडा। ओके, तो त्वचा को ठंडा रखने वाला पाउडर इज कॉल्ड डर्मिकूल पाउडर। तो डर्म का मतलब क्या हो गया, त्वचा। तो जो त्वचा का निर्माण करने वाले या त्वचा के लिए गाइड करने वाले जो ऊतक होते हैं वो कौन से हैं, अधित्वक हैं। इसका मतलब क्या, देखिए ये प्रोटोटाइप बनाते हैं, ये शीर्षस्थ पार्श्व विभजोतक जो होते हैं इनको गाइड करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर कैसी बनानी है। पहली बात तो ये शीर्षस्थ या पार्श्व विभजोतक के ऊपर बना हुआ ऊतकों का एक मोटा स्तर होता है। कैसा स्तर होता है, मोटा स्तर होता है। ओके, मान लीजिए किसी तने की मोटाई को बढ़ाना है तो किस साइज में उसको बढ़ाना है, किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसके लिए पार्श्व विभजोतकों के ऊपर एक और विभजोतक या एक और ऊतकों का एक अस्तर होगा मोटा सा, उसको क्या बोला जाएगा, अधित्वक या प्रोटोडर्म। ये होने को पार्श्व विभजोतक ही होंगे, अगर तने में होंगे तो पार्श्व होंगे, अगर किसी जड़ या मैं बोलूँ शाखाओं के शीर्ष पर होंगे तो ये शीर्षस्थ ही कहलाएंगे। लेकिन क्या है कि एक मोटा स्तर, और क्या गाइड कर रहा है ये, उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्रोटो से याद रखिए प्रोटोटाइप बनाने का काम करते हैं ये। ओके, तो ये शीर्षस्थ और पार्श्व प्रकार के तो होते ही हैं, शीर्षस्थ और पार्श्व प्रकार के ही विभजोतक हैं, परंतु शीर्षस्थ पार्श्व विभजोतकों में गाइड करने का काम करते हैं। इस पेन की हाइट को और कितना बढ़ाना है तो इसके ऊपर क्या होगा, अधित्वक का एक मोटा स्तर होगा, वो गाइड करेगा शीर्षस्थ विभजोतक को कि इसको इतना बढ़ाना है। ओके, तो वहाँ काम आते हैं। प्रोटो से प्रोटोटाइप याद रखिएगा, आपको अधित्वक का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए मोटा स्तर होता है शीर्षस्थ और पार्श्व विभजोतकों में ये पाया जाता है। ठीक है, शीर्षस्थ और पार्श्व विभजोतक होते कहाँ हैं, तो ये होते हैं जड़ में और तने में, अभी हमने देखा जड़ों में व तनों में। तो अधित्वक भी कहाँ होगा, अधित्वक भी जड़ व तनों में ही होगा। शीर्षस्थ और पार्श्व विभजोतकों का ही एक तरह का पार्ट है ये, या मैं बोल दूँ शीर्षस्थ और पार्श्व विभजोतक ही हैं जिनको कार्य के आधार पर अधित्वक बोल दिया गया है। ओके, एक मोटा स्तर होता है, प्रोटोटाइप बनाता है, मतलब संरचना निर्धारण का काम करता है, ये भी लिख देता हूं मैं, संरचना निर्धारण का कार्य करता है ये, किस प्रकार की संरचना बनने वाली है आगे। शीर्षस्थ और पार्श्व विभजोतक प्रकार का होता है, और किस में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है और तने में ये पाया जाता है। ओके, इससे तनों में जो छाल बनती है बाहर की, है ना, इस अधित्वक के कारण उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। और जड़ों में मैं बात करूँ तो बाहर की जो छाल बनती है उसको क्या बोल दिया, एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस क्या है, एपी का मतलब ऊपर, ऊपर की परत, और डर्म का मतलब मैंने क्या बताया, त्वचा। तो ऊपर की त्वचा को ही क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। तो अधित्वक क्या बनाता है, एपिडर्मिस। ये पूछ लिया जाता है कि अधित्वक क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, ऊपर की त्वचा बनाता है। और किसको गाइड करता है, शीर्षस्थ पार्श्व विभजोतकों को। मोटा स्तर होता है, जड़ और तने में पाया जाता है, संरचना निर्धारण का ये कार्य करता है। ओके, इसके बाद आते हैं भरण विभजोतक या ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो नाम से स्पष्ट है, भरण विभजोतक, भरण का मतलब भरने वाले, ऐसी कोई जगह जो खाली है उसको भरने वाले। और दूसरा नाम क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ग्राउंड देखा है आपने, मैदान देखा है, मैदान को भरने वाला क्या होता है, ये कोई मैदान है, इसको भरने वाला कौन है, यहाँ पे उपस्थित घास है, घास है ना, ग्रास जो है वही तो पूरे मैदान को भरती है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, ग्राउंड मेरिस्टेम। मतलब कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ऐसे ऊतक जो बार बार विभाजन करके किसी भी खाली स्थान को, पौधे में उपस्थित कोई खाली स्थान को भर दें, वही क्या कहलाते हैं, आपके भरण विभजोतक। तो देखिए स्थान को भरने वाले, सीधी सी बात लिख दूं याद रखने के हिसाब से, स्थान को भरने वाले हैं ऊतक हैं ये। ओके, किसी भी खाली स्थान को भरने वाले। ओके, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अधित्वक से लेकर के और वेस्कुलर बंडल्स तक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक तक। संवहन ऊतक कौन से, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आपके पादप के तने में बहुत अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो वहाँ से लेकर के और बाहर तक एपिडर्मिस बना रहा है। एपिडर्मिस क्या है, बाहर की त्वचा। कौन बना रहा है, अधित्वक, इसका मतलब ये तो बाहर है। भरण विभजोतक कहाँ पाए जाएंगे, वेस्कुलर बंडल से लेकर के, मतलब कि पौधे के आंतरिक केंद्रीय भाग से लेकर के और बाहर तक पाए जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम
कि ये पौधे के केंद्रीय भाग से लेकर के और कहाँ तक पाए जाएंगे, बाह्य त्वचा तक पाए जाते हैं। ओके, केंद्रीय भाग से लेकर बाह्य त्वचा तक जितना खाली स्थान है उसको कौन भर देगा, भरण विभजोतक भर देंगे। इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या भरण विभजोतक, स्थान को भरने वाले विभजोतक। ओके, मैंने बोला केंद्रीय भाग, देखिए ये कोई तना है, इस तने को यहाँ से काटा हमने और इस तरह से देखा, एक सेक्शन काट लिया इसको, एक सेक्शन काट के इसको इस तरह से देखा, तो यहाँ पर बीच में देखिए मैं समझा देता हूँ। अब ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से टिश्यूज या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, देखिए केंद्रीय भाग से लेकर बाहर तक ये पाए जा रहे हैं। ओके, तो केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं आपके पित्त या मज्जा, क्या पाई जाती है, पित्त या मज्जा। तो मज्जा निर्माण का काम भी कौन करेगा, भरण विभजोतक। ओके, इसके अलावा परिरंभ पाया जाता है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी कौन बनाएंगे, भरण विभजोतक। उसके बाद पाई जाती है अंदर की त्वचा, जिसको बोला जाता है अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस, वो भी ये बनाएंगे। ओके, फिर अंतस त्वचा के बाद एक हार्ड कवर पाया जाता है, इसको बोला जाता है वल्कुट या कॉर्टेक्स, उसको भी कौन बनाएगा, भरण विभजोतक बनाएंगे। उसके बाद बाहर की त्वचा एपिडर्मिस जो है आपकी, है ना, इसमें भी कौन आएंगे, आपके भरण विभजोतक काम आएंगे। तो देखा आपने, अधित्वक और भरण विभजोतक थोड़ा थोड़ा सेम हो रहे हैं। ओके, एपिडर्मिस का निर्माण अधित्वक कर रहे हैं, उनकी सहायता कौन कर रहे हैं, ये भरण विभजोतक। मतलब एपिडर्मिस को बनाते बनाते बीच में कोई स्थान छूट गया तो कौन से विभजोतक आ गए उसमें, भरने वाले विभजोतक। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जितने भी मैंने नाम लिए यहाँ पे, जब हम पादप की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं वहाँ पे। ओके, तो घबराने की बात नहीं है। क्या क्या बनाते हैं ये पूछ लिया जाता है, भरण विभजोतक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये बनाते हैं मज्जा, सबसे आंतरिक पार्ट वेस्कुलर बंडल का। उसके बाद परिरंभ बनाते हैं ये, पेरिसाइकिल जिसे बोलते हैं। मज्जा को बोला जाता है पित्त, परिरंभ को बोला जाता है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। ओके, इसके अलावा बनाते हैं ये अंतस त्वचा, अंतस त्वचा को बोला जाता है एंडोडर्मिस, और डर्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे, त्वचा, डर्मिस, एंडोडर्मिस। इसके अलावा क्या बनाते हैं, वल्कुट बनाते हैं, और वल्कुट को इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। इसके अलावा एपिडर्मिस बनाते हैं। एपिडर्मिस क्या है, बाह्य त्वचा है। ओके, तो भरण विभजोतक भरने का काम करते हैं, केंद्रीय भाग से लेकर बाह्य तक, बाहर तक भरण विभजोतक पाए जाते हैं। और ये किस किस के निर्माण में सहायता कर रहे हैं, मज्जा बना रहे हैं, परिरंभ। तो पूछ लिया आपसे ये जाएगा कि भाई मज्जा के निर्माण में कौन से विभजोतक काम आते हैं, तो अगर आपको भरण विभजोतक वहाँ दिखता है तो टिक कर देंगे। ओके, ये भरण विभजोतक हैं आपके। इसके बाद आते हैं प्राक विभजोतक या प्रोकैम्बियम। देखिए अभी मैंने बोला कैम्बियम का मतलब क्या होता है, पार्श्वीय विभजोतक। कैम्बियम का मतलब क्या है, पार्श्वीय विभजोतक। और पार्श्वीय विभजोतक कहाँ पाए जा रहे थे, तो पार्श्वीय विभजोतक तने में पाए जा रहे थे, या मैं बोल दूं तने व जड़ की परिधि में पाए जा रहे थे। जड़ में भी तो पाए जा रहे थे, तो परिधि पर पाए जा रहे थे तने और जड़ की। और क्या कर रहे थे, मोटाई बढ़ा रहे थे। और प्रो का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, प्रो का मतलब होता है पहले का। ओके, तो पार्श्वीय विभजोतकों से पहले कोई विभजोतक, ऐसे पहले कोई विभजोतक जो परिधि या मोटाई का निर्माण कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्राक एधा या प्रोकैम्बियम। तो देखिए कार्य एपिडर्मिस बनाना, कार्य के आधार पर डिवाइड किया ना, तो अधित्वक का कार्य एपिडर्मिस बनाना, भरण विभजोतक का कार्य मज्जा, परिरंभ, अंतस त्वचा, वल्कुट और एपिडर्मिस बनाना, है ना। इसके अलावा प्राक एधा का कार्य इन दोनों के कार्यों के बीच में हेल्प करना। ये जो है अधित्वक और भरण विभजोतकों के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अधित्वक और भरण विभजोतक के बीच में पाए जाते हैं। भरण विभजोतक के बीच में कौन से पाए जाएंगे, तो प्राक एधा पाए जाएंगे। और मैंने आपको बताया क्या करते हैं, मोटाई निर्माण करते हैं। एधा या कैम्बियम से आपने क्या समझ लिया, पार्श्वीय विभजोतक, जिनका काम क्या था, मोटाई का निर्माण करना। ओके, तो ये भी मोटाई का निर्माण करते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो अधित्वक और भरण विभजोतक के बीच बीच में ये पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंटरकैलरी पाए जा रहे थे, वो भी तो ऊतकों के बीच में पाए जा रहे थे। इसी प्रकार कार्य के आधार पर प्राक एधा भी बीच बीच में पाए जाते हैं। ओके, इतना सा काम है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लें, ये जो है मैंने बोला कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं,
अधित्वक के बीच में पाए जा रहे हैं, भरण विभजोतक के बीच में पाए जा रहे हैं। मैंने मज्जा का नाम लिया, मज्जा कहाँ होती है? वेस्कुलर बंडल के आसपास। उस वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल को बनाने वाले भी कौन से हैं? प्राक एधा। देखिए वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है? तो वेस्कुलर बंडल आपके तने में होता है, जाइलम फ्लोएम। ओके, जड़ से लेकर तने तक। तो जड़ से लेकर तने तक जो वेस्कुलर बंडल है, जिसे जाइलम और फ्लोएम बोला जा रहा है, उसे बनाने वाला कौन है? प्राक एधा या प्रोकैम्बियम। अगर सवाल पूछ लिया जाए जाइलम और या फ्लोएम कौन से विभजोतकों से बनते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम क्या है? स्थायी ऊतक है। हमने पूरा मैप देखा था, पूरा ग्राफ देखा था, उसमें जटिल ऊतक जो थे, जटिल स्थायी ऊतक, वो कौन से थे? जाइलम फ्लोएम। इसका मतलब अब उनमें फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो रहा। तो पहले तो कभी डिवाइडेशन हुआ होगा, तो डिवाइडेशन करने वाले कौन से ऊतक थे? विभजोतकी ऊतक कौन से थे? प्राक एधा। इन प्राक एधा में डिवाइडेशन हुआ और जाइलम फ्लोएम बने। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम को बनाने वाले कौन से हैं? प्राक एधा या प्रोकैम्बियम। ओके, ये बात एक बार वापस से रिवाइज कर लें। प्रोटोडर्म से क्या याद रखेंगे? प्रोटोटाइप बनाने वाले, गाइड करने वाले, एक आदर्श मॉडल बनाने वाले। किसका? त्वचा का। कैसी त्वचा बनेगी? तो ये शीर्षस्थ और पार्श्वीय को गाइड करते हैं कि भाई इस तरह की त्वचा आपको बनानी है। मोटा स्तर होता है शीर्षस्थ पार्श्वीय विभजोतक पे, तने और जड़ों में ये पाया जाता है, संरचना निर्धारण का काम करता है और एपिडर्मिस बनाता है। कार्य क्या है इसका? संरचना बनाना और एपिडर्मिस को बनाना, मतलब बाह्य त्वचा बनाना। भरण विभजोतक की बात करूं, एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आपके स्थायी ऊतक है। अब इनमें वापस डिवाइडेशन नहीं होगा। ओके, डिवाइडेशन करने वाले कौन से थे? अधित्वक। अधित्वक से कौन से बने? स्थायी ऊतक, एपिडर्मिस। अब मैंने यही तो बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जब विभाजन खत्म हो जाता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे, अधित्वक जो थे, इनमें विभाजन खत्म हुआ और क्या बना दिया? एपिडर्मिस बना दी। भरण विभजोतक की बात करूं, ये भी खूब डिवाइडेशन कर रहे थे, जगह को भर रहे थे, और जब इनमें डिवाइडेशन खत्म हुआ, परमानेंट टिश्यू बने, तो कौन कौन से बने? मज्जा, परिरंभ, अंतस्त्वचा, वल्कुट और एपिडर्मिस। ओके, इसके अलावा प्राक एधा की बात करूं, ये भी डिवाइडेशन कर रहे थे खूब, है ना, ये भी मोटाई बढ़ा रहे थे। किसके बीच में पाए जा रहे थे? तो इन दोनों के बीच में पाए जा रहे थे। परंतु जब इनने विभाजन करना बंद किया तो क्या बन गया? इनसे जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यू बन गए, स्थायी ऊतक का निर्माण हो गया। ये हुए आपके विभजोतकों के प्रकार। तो यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई अधित्वक क्या निर्माण करता है, प्राक एधा से जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज के बारे में। यहाँ आपका विभजोतकी ऊतक समाप्त होता है। तो अब आते हैं स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यूज पर। देखिए, मैं आपको पिछली क्लास से ही बताता आ रहा हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक जो हैं, अगर उनमें अचानक से विभाजन की क्षमता खत्म हो जाए, अब वो वृद्धि करना, विभाजन करना खत्म कर दें। अच्छा, ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसका मतलब विभजोतकों में क्या हो रहा था? कोशिका विभाजन हो रहा था। विभजोतकों की कोशिकाओं में क्या हो रहा था? कोशिका विभाजन। अब वो कोशिका विभाजन रुक गया है, परमानेंट हो चुकी है कोशिका, तो इसको क्या बोल दिया गया? अब जो ऊतक बनेंगे उनको परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक बोल दिया। तो इसकी परिभाषा अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं क्या बनाऊंगा कि जब विभजोतकी ऊतक जो हैं उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाए तो उनसे बनने वाले ऊतक कौन से ऊतक हैं? स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। ओके, अच्छा मुझे बताइए, स्थायी ऊतक जो है इनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बढ़ेगी क्या? वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई जो है वो समान रहती है। ओके, इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई समान रहती है। जितनी एक बार बन गई उतनी बन गई। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज याद कीजिए, विभजोतकों की विशेषताओं में मैंने कहा था केंद्रक बहुत बड़ा होता है, परंतु इसमें केंद्रक जो है उसकी स्ट्रक्चर जितनी होनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रक्चर होती है। तो आइडियल स्ट्रक्चर होती है केंद्रक की। केंद्रक की एक आदर्श स्ट्रक्चर या आदर्श संरचना होती है, मतलब जितनी साइज का हर एक कोशिका में होना चाहिए उतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो केंद्रक की समान संरचना होती है, केंद्रक एकदम समान, ज़्यादा बड़ा नहीं। दूसरा, रिक्तिकाएं जो है, अब इसमें रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। पहले मुझे बताया रिक्तिका विभजोतकों में पाई जा रही थी, जरूरत ही नहीं थी चूषण के कार्य की, लेकिन चूंकि अब ये परमानेंट हो चुके हैं, अब इनमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कोशिका विभाजन हो रहा है नॉर्मल वाला, लेकिन जो होना चाहिए, लेकिन अब वो तीव्र गति से लंबाई चौड़ाई बढ़ाने वाला कोशिका विभाजन इनमें नहीं हो रहा है। तो रिक्तिकाएं इनमें चाहिएंगी, चूषण का कार्य करेंगे, क्योंकि जो भी रस बनेगा, जो भी जीव द्रव्य या जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब जीव जो रिक्तिकाएं वो इसमें उपस्थित होंगी। जीव द्रव्य की मैंने बात करी, तो जीव द्रव्य इसमें कैसा होगा? जीव द्रव्य भी
इसमें विरल होगा, डाइल्यूट, पूरी तरह डाइल्यूट नहीं, जैसा हमेशा एक कोशिका में होना चाहिए। ओके, तो जीव द्रव्य की मैं बात कर लूँ तो इसमें 80% जल प्लस 20% जीव द्रव्य जो होना चाहिए। अब ये सघन नहीं होगा। ओके, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने कहा था कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे थे। विशेषताएं देख रहे हैं अपन, तो माइटोकॉन्ड्रिया विभजोतकों में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे, ये हमने देखा था। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एकदम समान होगी। ओके, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे क्योंकि अब विभाजन की ज़रूरत नहीं है। तो एक आइडियल स्ट्रक्चर जो कोशिका की होनी चाहिए, जैसा हमने कोशिका चैप्टर में पढ़ा, वैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है? आपकी स्थायी ऊतकों की होती है। चलिए, इसके अलावा देखिए मैंने क्या कहा, लंबाई चौड़ाई और मोटाई इनकी कैसी रहेगी? समान रहेगी। तो मैंने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया समान संख्या में होंगे, रिक्तिकाएं इनमें खूब सारी पाई जाएंगी जैसी होनी चाहिए। पादप में रिक्तिका कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, तो इनमें भी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। ये तो हो गए क्या? स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतकों में हमने पढ़े थे सरल स्थायी और जटिल स्थायी। ओके, देखिए इस चीज़ को समझने से पहले एक टर्म आप समझ लीजिए जो होती है विभेदीकरण, पूछ ली जाती है। कौन सी टर्म है? विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन की हम जब बात करते हैं, विभेदीकरण की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी सिनेरियो में हम बात करें, सिर्फ स्थायी ऊतक नहीं, किसी भी सिनेरियो में, तो किसी भी एक चीज़ से हट करके अपना अलग स्थायी रूप या अपनी अलग पहचान बना लेना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। ओके, किसी भी मान लीजिए मैं आज किसी की चीज़ की तैयारी करके कोई बड़ा अफसर बन जाता हूँ, तो मैंने क्या बना ली? अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो कहते हैं ना यार ये तो अलग ही छट गया है, तो डिफरेंशिएट हो गया है ना। तो वही क्या है? विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। तो इसकी जब हम क्या बनाते हैं? परिभाषा बनाते हैं। तो देखिए स्थायी ऊतकों के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, परमानेंट टिश्यू के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। तो स्थायी ऊतकों द्वारा एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? विभेदीकरण। स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? विभेदीकरण क्या है, वहां सिर्फ ये पूछा जाएगा। स्थायी रूप व आकार लेने की प्रक्रिया, किसी चीज़ से हटकर अपनी अलग पहचान बना लेगी। तो आपको क्या याद रखना है? स्थायी रूप और आकार किसके संबंध में बात कर रहे हैं? स्थायी ऊतक। तो कह दीजिए स्थायी ऊतकों द्वारा विभजोतक ऊतकों से हट करके अपनी एक स्थायी और अलग पहचान बना लेना, स्थायी रूप और आकार लेना ही क्या कहलाता है? विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये टर्म थोड़ा सा याद रखना। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। स्थायी ऊतक अपन पढ़ रहे हैं। स्थायी ऊतक में हमने देखा था दो प्रकार के थे, एक तो था सरल और एक थे जटिल। ओके, सरल में हमने देखे थे दो थे, एक तो था संरक्षी और सहायक। संरक्षी की मैं बात करूं तो आज हम संरक्षी पढ़ने वाले हैं। संरक्षी की बात करूं तो क्या थे? एक तो एपिडर्मिस थी, एक था कॉर्क और एक था उसमें स्टोमेटा या रंध्र। ओके, इन चारों को आज डिस्कस करते हैं, इसके बाद वाले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एपिडर्मिस आज पढ़ते हैं। देखिए संरक्षीय मतलब सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। एपिडर्मिस का पहला कार्य क्या होगा? सुरक्षा देने का काम होगा। तो पहला जो है इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस की मैं बात करता हूं। पहला कार्य क्या होगा? सुरक्षा देना। किससे सुरक्षा देना? तो बाह्य आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षा देना। बाह्य आघातों से सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? एपिडर्मिस करेगी। जो बाह्य आघातों से सुरक्षा दे रहा है वो यांत्रिक मजबूती प्रदान नहीं कर सकते क्या? तो वो यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करेंगे। एपिडर्मिस यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करती है। तने में होगी तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करेगी, अगर पत्तियों में होगी तो पत्ती की ऊपर की सतह का निर्माण करेगी। देखिए पत्तियों की मैं बात करूं तो पत्तियों में ऊपर की साइड पाई जाती है और पत्तियां आपने देखा होगा ऊपर से मुलायम होती हैं। तो एपिडर्मिस में एक पदार्थ पाया जाता है जो होता है क्यूटिकल। ओके, ये क्यूटिकल की जो परत होती है मोम जैसी होती है। कैसी होती है? मोम जैसी। तो मोम जैसा एक पदार्थ पाया जाता है क्यूटिकल, उसका एक आवरण पाया जाता है। पत्तियों की बात करूं तो पत्तियां सॉफ्ट की होती है, उस पर क्यूटिकल का एक आवरण। देखिए पेड़ों की मैं बात करूं तो आप कहोगे भाई तनों के ऊपर वाली भी तो एपिडर्मिस ही कहलाती है, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। देखिए जब हम एक पौधे की बात करते हैं, ओके, एक
पौधा जो छोटा सा है उसमें आपने पादप उसमें आपने तना देखा होगा। तना कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। पेड़ की हम बात करें तो बाहर के जो स्ट्रक्चर है वो डेड सेल्स की बन जाती है, बाद में बाहर क्या है वो बार क्या छाल बन जाती है, सूख जाती है, और सूखने के कारण क्यूटिकल उसमें ख़त्म हो जाता है। ओके, जब मैं पौधे की बात करता हूँ तो पौधे का जो तना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट किसके कारण होता है, उसमें क्यूटिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी एपिडर्मिस में क्यूटिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वो पेड़ बन जाए तो अब क्या है, बाहर क्यूटिकल की मात्रा कम हो जाती है, बाहर की जो छाल है वो सूखने लग जाती है और उसी को हम बाहर क्या छाल बोलने लग जाते हैं। उसके अंदर का आप स्ट्रक्चर देखें तो ये अभी भी तो वो भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, वही क्या कहलाता है आपका एपिडर्मिस। ओके, तो मृत जो ऊतक है उनकी एक परत जमने लग जाती है पेड़ों के अंदर, तो इस वजह से उसको छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा क्यूटिकल किस में पाई जाएगी, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो किस में पाई जाएगी, पौधों में, नवोद्भिद में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, नवोद्भिद। नवोद्भिद मतलब नए बने हुए पौधे। तो एपिडर्मिस में क्यूटिकल जो है, मैं क्यूटिकल की बात कर रहा हूँ, ये नवोद्भिद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नवोद्भिद पादपों में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं क्यूटिकल। ओके, ये पदार्थ सबसे ज़्यादा नवोद्भिद में पाया जाता है, एपिडर्मिस तो दोनों में ही पाई जाएगी। तो देखिए क्या क्या देखा, सुरक्षा और बाह्य आघातों से क्या करते हैं, हमें मजबूती प्रदान करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल एक मोम जैसा पदार्थ है, जो क्या होता है, मोम जैसा पदार्थ क्या होता है, ये जल रोधी होता है। एक चीज़ और लिख लें, क्या होता है, ये जल रोधी होता है। देखिए याद कीजिए, पत्तियां जो है, पत्तियों में क्या है, खाना बनता है, भोजन बनता है। अभी जब मैं आपको स्टोमेटा पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, या फिर जब जाइलम फ्लोएम में पढ़ाऊंगा तो पत्तियों में किस तरह से भोजन बनता है वो हम पढ़ेंगे। तो पत्तियों में क्या भोजन निर्माण होता है, तो वहाँ पानी भी होगा, और पानी होगा, अगर एपिडर्मिस ना हो, वहाँ पे एपिडर्मिस की परत ही ना हो, तो पत्तियों का पानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से और भाप बन के उड़ जाएगा। ओके, तो ये जल रोधी इसलिए होती है ताकि वो जो पानी है उसमें बना रहे। तने की मैं बात करूँ तो जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम भूगर्भ से जल को लेकर आ रहा है। अगर जाइलम लेकर के आ रहा है अपनी वाहिकाएं जो या नलियां जो हैं उनके माध्यम से, और उस पर एपिडर्मिस की परत ना हो, तो वो पानी क्या है, बाहर निकलने लग जाएगा और पेड़ में से पानी बाहर आ जाएगा। क्या कभी पेड़ में से पानी बाहर आता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आता, क्योंकि एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। मैं कह दूं एपिडर्मिस खुद एक क्यूटिकल की परत होती है जो मोम जैसी होती है और जल रोधी होती है। सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। ये जो एपिडर्मिस है नवोद्भिद पादपों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये क्यूटिकल की परत नवोद्भिद पादपों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके, ये चीज़ है। इसके अलावा एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो तने में ये पाई जा रही है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लंबवत होगी। जड़ों में पाई जा रही है तो भी इसकी स्ट्रक्चर लंबवत होगी। आकार की बात कर लेते हैं तो एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी, लंबवत आकार की ये होगी। ओके, लंबवत आकार की होगी और नवोद्भिद पादपों में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। देखिए इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा याद रखिए। चलिए, ये तो हो गई क्या एपिडर्मिस। इसका अर्थ थोड़ा सा जान लें आप। एपिडर्मिस का मतलब क्या है, वैसे तो मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ क्लास में। एपी का मतलब क्या होता है, ओवर। एपी का मतलब ओवर या ऊपर की साइड में। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, एपी का मतलब होता है ओवर। वैसे कोई पूछेगा तो है नहीं इसको, ओवर या ऑन। ऑन ऑफ वाला ऑन नहीं है, ऑन मतलब अबव। तो किसी की चीज़ के ऊपर की परत क्या है, एपी। और डर्मिस का मतलब आपको पता ही है, त्वचा को बोलते हैं डर्मा। तो डर्मिस का मतलब त्वचा, तो ऊपर की त्वचा ही एपिडर्मिस है। ओके, ये है आपकी एपिडर्मिस, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो देखिए ये तो हो गई एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के कुछ कार्य हम देख लेते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। एपिडर्मिस के कार्य क्या है, वैसे तो मैंने 3-4 तो बता ही दिए, यहाँ पे 2-3 कार्य और देख लें। पहला सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा बाह्य आघातों चोटों से, मतलब बाह्य आघातों चोटों से सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, एक जलरोधी होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। अभी आपको बताया मैंने क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। ओके, दूसरी चीज ये क्या, मरुद्भिद पादप जो है उनमें एपिडर्मिस की जो परत है वो बहुत मोटी पाई जाती है जड़ों के अंदर। तो जड़ों के अंदर मरुद्भिद पादप मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप, उनकी जड़ों में एपिडर्मिस मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि ये पानी के सोखने का कार्य करती है। ये एपिडर्मिस क्या करती है, पानी सोखने या जल सोखने का कार्य करती है। जल रोधी है, इसके बाहर जल नहीं जा सकता, लेकिन जल को सोख के अंदर तो रख सकती है, तो जल सोखने का कार्य करती है।
ऊपर की सारी परत ही एपिडर्मिस कहलाती है, चाहे वो जड़ के ऊपर की हो चाहे वो तने के ऊपर की हो। यहाँ पर जो मोटी बाहर की मोटी परत है, क्योंकि वो क्या है ऊपर की साइड है तो उसको एपिडर्मिस बोल दिया, और जल सोखने का ही काम करती है। तो मर्दभेद पादपों में मोटी होती है और जल सोखने का कार्य करती है। इतनी सी बात है, बाकी सारे तो मैंने पॉइंट्स आपको बता ही दिए। ये है आपकी एपिडर्मिस। इसके बाद आता है कॉर्क या काग। किसमें बात कर रहे हैं अपन? सुरक्षा प्रदान करने वाले ऊतक, संरक्षी ऊतक। दूसरा आता है काग या कॉर्क। ओके, चलिए कॉर्क या काग की बात करते हैं। सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कॉर्क क्या होते हैं? ये भी जलरोधी होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ये जलरोधी होते हैं। एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस क्या, पहले सबसे पहले तो क्या होता है, पादप के अंदर छाल होती है या बार्क होती है। ऊपर की जो छाल होती है उसको अपन छील देते हैं, उसके अंदर एपिडर्मिस पाई जाएगी आपकी। और एपिडर्मिस के भी अंदर का जो सॉलिड मटेरियल होगा, जो काष्ठीय पदार्थ होगा, है ना, जो काष्ठ होगी, वही क्या है आपकी कॉर्क या काग। तो इसको लकड़ी या काष्ठ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लकड़ी या काष्ठ। इसी से आपके फर्नीचर वर्नीचर बनते हैं। ओके, इसी से आपके ढक्कन बनते हैं, शराब के ढक्कन जो होते हैं, लिकर्स के जो ढक्कन है वो। इसके अलावा इससे कुचालक पदार्थ बनते हैं, वैसे कार्य में भी देख लेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखिए काग जो है इसको लकड़ी या काष्ठ भी कहा जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, इसको लकड़ी या काष्ठ। ये कैसे बनी? मैंने आपको बताया जो पादप था, छोटा सा पादप, उसमें सबसे पहले उसका तना था वो सॉफ्ट था। क्यों था? क्योंकि उसमें एपिडर्मिस पाई जा रही थी। अब वो धीरे धीरे पेड़ बन रहा है, उसमें खूब सारी एपिडर्मिस बनती जा रही है। अंदर के जो विभजोतकी ऊतक है वो बार बार विभाजन कर करके स्थायी ऊतक का निर्माण करते जा रहे हैं, एपिडर्मिस बनाते जा रहे हैं। तो जो बाहर की एपिडर्मिस होगी वो सूखती जाएगी, अंदर से और नई बनती आ रही है। तो बाहर की एपिडर्मिस सूख के क्या बना दिया? बार क्या छाल बना दी। उसके अंदर की जो है वो सॉफ्ट होगी। उसके बाद कौन आते हैं आपके? कार्क या काग। ये एपिडर्मिस के विभाजन के कारण क्या बहुत ज़्यादा मैं बोल दूं क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और सूखे हुए ऊतक क्या कहलाएंगे आपके? मृत। तो ये मृत ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं? मृत ऊतक होते हैं। लकड़ी या काष्ठ होते हैं। और कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज या मृत ऊतक होते हैं। किससे बनते हैं? तो एपिडर्मिस से ही ये बनते हैं। ओके, ये जो काग है या कार्क है, इन पर सुबेरिन का जमाव होता है। एक सुबेरिन एक पदार्थ है, एक थिक मटेरियल है जो जलरोधी और गैस रोधी होता है। कैसा होता है? जलरोधी और गैस रोधी। अभी बताता हूं मैं। देखिए किसी भी पादप के अंदर क्या है? जाइलम फ्लोएम। केंद्रीय भाग में क्या है? जाइलम फ्लोएम, जो क्या कर रहे हैं? जल का और फूड का संवहन कर रहे हैं। ओके, अगर जल जो है वो जड़ों से लेकर और पादप के अन्य भागों तक पहुंचाया जा रहा है, तो कोई ऐसी परत भी तो होनी चाहिए कि वो पादप को ढक ले और बाहर जल ना निकल पाए। अगर बाहर निकल जाएगा जल तो वो बाकी जो स्थान है, जो पादप के शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सुबेरिन जो है, वो काग जो होता है वो सुबेरिन का बना होता है, या कार्क जो है वो सुबेरिन का बना होता है। ये सुबेरिन ऐसा होता है कि जो आपका पादप है उसके अंदर उपस्थित गैसेस, खनिज पदार्थ और जल को बाहर आने से रोकता है। पादप के बाहर आने से जो वेस्कुलर बंडल है, संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम है, उनके ऊपर सुबेरिन या कार्क का एक परत बन जाती है, और वो क्या करती है? उस जल को या गैस को बाहर आने से रोकती है। तभी तो इससे क्या बनाए जाते हैं? शराब के ढक्कन बनाए जाते हैं, ताकि शराब बाहर ना आए। बहुत ज़्यादा टाइट ये ढक्कन होते हैं, कास्ट होती है ये। और कैसी होती है? जल रोधी और गैस रोधी होती है। किसके कारण होती है? सुबेरिन के जमाव के कारण होती है। कैसे ऊतक है? तो मृत ऊतक ये कहलाते हैं। तो ये है आपका काग। इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं, या इसके उपयोग हम देख लेते हैं। देखिए पहला उपयोग तो क्या है इसका? पहला तो है शराब के ढक्कन बनाने का। जिनको आप बोलते हैं ना कॉर्क, वही कॉर्क है ये। इसके अलावा कुचालक पदार्थ बनाना। भाई इसके अंदर ना तो जल रुक रहा है ना, और ना ही इसमें गैसेस रुक रही है, तो कुचालक पदार्थ बनाए जा सकते हैं इससे। जैसे कुचालक पदार्थ मतलब लकड़ी के छल्ले हो गए आपके, या ये जो वायरिंग होती है, इन वायरिंग को टेस्ट करने के लिए जो बनाए जाते हैं ना, तो उन पर भी लकड़ी का एक आवरण होता है। वो किसका बना होता है? कॉर्क या काग का बना होता है। ओके, लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं, आपने बॉक्स देखें, लकड़ी के बॉक्स जिनमें स्विच बोर्ड लगते हैं, वो भी किसके बने? काग या कॉर्क के बने हैं। ओके, तो कुचालक पदार्थ बनाने के ये काम आता है। शराब के ढक्कन बनाने के ये काम आता है। इसके अलावा
ये पादप के अंदर क्या करता है, तो पादप के अंदर ये झटकों व चोटों से जो एपिडर्मिस करती है, एपिडर्मिस ही तो है ये एक तरह की, एपिडर्मिस बनते 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 और सूख गई, मृत हो गई, डेड हो गई, तो वो क्या हो गई, काग हो गई, उस पर सोबेरिन का जमाव हो गया, तो वो क्या हो गया, काग या कार्क हो गया। तो झटकों व चोटों से बचाती है। ओके, शराब के ढक्कन बनाने के काम आती है, कुचालक पदार्थ और झटकों व चोटों से ये बचाती है। इसके अलावा पादपों की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा गर्म स्थान जो होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं, उनमें गर्म हवाओं के थपेड़े से बचाती है। भाई जो पेड़ है उनके पास हमारी तरह शेल्टर्स या घर तो है नहीं, वो धूप में ही रहते हैं, तो धूप से बचाव के लिए, गर्म हवाओं से बचाव के लिए कौन काम आता है, गर्म हवाओं से या गर्म हवाओं में झुलसने से बचाने, गर्म हवा हो गई, धूप हो गई, उसमें झुलसने से बचाने के लिए कौन काम आते हैं, काग या कार्क। अगर ये काग या कार्क नहीं होता तो अंदर का जो पानी है जाइलम और फ्लोएम का, वो सूख जाता। ये काग या कार्क में सोबेरिन का जमाव है, ना तो ये बाहर के पानी को अंदर आने देता है, ना अंदर का पानी को बाहर जाने देता है, तो फिर पानी कहाँ से, भूगर्भ से जाइलम फ्लोएम लेकर के पूरे पादप में पहुँचाते हैं। तो गर्म हवाओं में झुलसने से बचाता है। ये इसके काम है, कार्क के या काग के। इसके बाद आता है स्टोमेटा। देखिए हमने कहा एपिडर्मिस जो है वो क्या करती है, जलरोधी आवरण होता है, मोम का एक आवरण होता है जो कैसा होता है, जलरोधी होता है, जिसे क्या कहा गया, क्यूटिकल कहा गया, क्यूट होता है, सॉफ्ट होता है, मोम जैसा होता है ना। अब बताइए पत्ती के ऊपर अगर क्यूटिकल का आवरण होगा तो क्या उसमें से पानी बाहर निकल सकता है, जलरोधी है, पानी तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ऐसे छेद बनाने पड़ेंगे, ऐसे छिद्र बनाने पड़ेंगे उस पत्ती के अंदर जहाँ से पानी निकले। मान लीजिए उसमें बहुत सारा पानी है, पत्ती में बहुत सारा पानी है, तो उस पानी का तो कोई यूज़ ही नहीं, वो तो एक्स्ट्रा पानी है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकालने के लिए काम आते हैं आपके तीसरे, क्या नाम है, स्टोमेटा। इनको हिंदी में बोला जाता है रंध्र। ओके, ये भी क्या काम करते हैं, सुरक्षा का ही काम कर रहे हैं, इसलिए संरक्षी ऊतक कहला रहे हैं। सुरक्षा का काम क्या कर रहे हैं कि पौधे को गलने से बचा रहे, ज़्यादा पानी हो गया पत्तियों में तो पत्तियां गल जाएंगी, तो गलने से बचा रहे, तो एक्स्ट्रा पानी को ये बाहर निकालते हैं। पहली चीज़, जल हानि को नियंत्रित करते हैं, ज़्यादा पानी है बाहर निकाल दिया, कम पानी है तो जाइलम फ्लोएम को कहा और पानी लेकर आओ। ओके, तो क्या करते हैं, जल हानि को नियंत्रित करते हैं। जल हानि को नियंत्रित कैसे करेंगे, नियंत्रित वाष्पोत्सर्जन करवा करके, नियंत्रित वाष्पोत्सर्जन करवा करके जल हानि को नियंत्रित करते हैं। कैसे होते हैं स्टोमेटा, तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो ये ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, खुले हुए स्टोमेटा इस तरह से, ये खुले हुए स्टोमेटा है यहाँ से, तो ये पत्ती जो है इसके ऊपर से पानी जो है वो बाष्प बन के उड़ गया, ये वापस बंद हो गए, इस तरह से ये खुलते हैं बंद होते हैं। ये जो ऊपर की सेल्स हैं ना, इनको बोला जाता है गार्ड कोशिका या गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के अंदर इस तरह के पानी के पैकेट्स बने होते हैं बहुत सारे। ये पानी के पैकेट्स मान लीजिए एक्स्ट्रा हो गए तो एक पानी का पैकेट बाहर आएगा, फूटेगा, उसमें जितना पानी है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से और प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से भाप बन के उड़ जाएगा। तो इतनी सी चीज़ याद रखो, बाहर के जो स्ट्रक्चर इसको गार्ड सेल्स बोला गया, किसके ऊपर होती हैं ये, तो ये पत्तियों के ऊपर होते हैं। रंध्र किसके ऊपर होते हैं, पत्तियों के ऊपर होते हैं। और पत्तियों के ऊपर भी किसमें, पत्तियों के ऊपर एपिडर्मिस में। ओके, किसमें होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर ये होते हैं। एपिडर्मिस क्या है, क्यूटिकल का एक आवरण है, जलरोधी है, तो जल को बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टोमेटा या रंध्र काम आते हैं। ओके, इतना सा काम है इनका, स्टोमेटा या रंध्र का। और दूसरा याद कीजिए, इसके अलावा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो गया, पत्तियों में खाने का निर्माण होता है, फूड बनता है। ओके, फूड बनता है, तो फूड कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी पत्तियों में क्या होता है, श्वसन की क्रिया भी होती है। रात में श्वसन की क्रिया मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सारे काम कौन करते हैं, रंध्र करते हैं। तो रंध्र वाष्पोत्सर्जन करवाते हैं। इसके अलावा पत्तियों में क्योंकि भोजन निर्माण होता है, जाइलम फ्लोएम जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से भोजन निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कौन करता है, पत्तियां करती हैं, किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। तो ये प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं। इसके अलावा
रात्रि में श्वसन भी करवाते हैं। समझ गए? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को रिलीज करना, ओके, और श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ऐसा काम कब होता है, रात्रि में होता है। तभी तो बोला जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का गुण पाया जाता है, उनमें श्वसन का गुण पाया जाता है। रात में क्या करते हैं, प्रकाश तो होता नहीं है, तब वो ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह ही और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप बेहोश हो सकते हो, ओके। तो क्या क्या रंध्र के क्या क्या काम है, जल हानि को नियंत्रित करता है, कैसे, नियंत्रित वाष्पोत्सर्जन करके। गार्ड सेल्स इसमें पाई जाती हैं, ये भी आप लिख लें, गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, पत्तियों की एपिडर्मिस में पाया जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस में क्यूटिकल का आवरण है जो जलरोधी है, तो छेद होते हैं, ये रंध्र होते हैं छोटे छोटे। प्रकाश संश्लेषण में भी रंध्र काम आते हैं और श्वसन में भी ये काम आते हैं। इतना सा काम है किसका, आपका ये रंध्रों का, ओके। तो एक तो ये जल हानि को नियंत्रित करेगा और गैसों का आदान प्रदान भी तो करेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस ही तो है, तो गैसों के आदान प्रदान में भी ये काम आता है, ओके। ये है आपके स्टोमेटा या रंध्र। तो स्थायी ऊतकों में हमने आज क्या पढ़ लिया, संरक्षी ऊतक या सुरक्षा देने वाले ऊतक। किस किस से सुरक्षा दे रहे हैं, देखिए, जल हानि को नियंत्रित कर रहा है ये। दूसरा एपिडर्मिस था, चोटों या झटकों से सुरक्षा दे रहा था। एपिडर्मिस सूख गई तो क्या बना, कार्क, वो भी चोटों झटकों से सुरक्षा दे रहा था। और जलरोधी, सोबेरिन का आवरण पड़ गया, उस पर जम गया था, सोबेरिन का एक जमाव हो गया था जो कैसा था, गैस रोधी और जलरोधी था। ये सारी चीजें हमने आज देखी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सहायक ऊतक। सहायक ऊतक कौन कौन से थे, मृदुतक थे, स्थूल कोणोत्तक थे और दृढ़ोत्तक थे। और इसके बाद जटिल ऊतक, जाइलम फ्लोएम को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, आपका रेस्पॉन्स दें कि वीडियोस में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या वीडियोस आपको किस तरह की लग रही हैं। लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके और भी दोस्त हैं जो लेवल 10 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।